फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है उसका जो निर्णय है, उसका जो आधार है, यहाँ पर मिले जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं, उन यहाँ से मिले जो पूरा स्थल है और पूरा स्थलों से मिले जो अवशेष हैं, उनके आधार पर मित्रों हड़प्पा के धार्मिक जीवन को हम व्यवस्थित करते हैं। धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, हड़प्पा के जो लोग थे वो अगर विशेष रूप से देखा जाए तो प्रकृति प्रेमी थे, और विशेष रूप से ये प्रकृति प्रेमी थे। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती थी वो मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हालांकि यहाँ के जो अवशेष मिले हैं जैसे मोहरे, मित्रों मोहरों के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर पशुपतिनाथ यानी कि पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी, और पशुपतिनाथ के रूप में एक मोहर हमें मिली है जिस पर पशुपतिनाथ का जो चित्र है वो अंकित है। मित्रों, इस मोहर पर एक व्यक्ति तीन मुख वाला एक व्यक्ति बैठा है, और तीन मुख वाले व्यक्ति के चारों तरफ पशुओं के चित्र अंकित है। इन पशुओं के चित्र में मित्रों बाईं तरफ चीता और मित्रों गैंडा और भैंसा है, और दाईं तरफ एक हाथी और चीता यानी कि व्याघ्र है, और मित्रों सामने हम देखें तो एक हिरण का चित्र है। इस तरह चारों तरफ ये पशुओं के चित्र से ये पता लगता है कि हो न हो यहाँ पर पशुओं को जो था वो पूज्य स्थान प्राप्त था, और पूज्य स्थान प्राप्त था इसलिए मित्रों इस योगी को जो जॉन मार्शल है मित्रों, उन्होंने आदि शिव की या पशुपतिनाथ की जो उपाधि है वो दी है। पशुपतिनाथ का रूप जो है इस योगी को माना गया है। इसी तरह मित्रों धार्मिक जीवन से जुड़े कुछ और जो हमें साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा के, उनमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमें मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मातृ देवी की मिली हैं। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे उर्वरता की देवी मानकर, और मित्रों उर्वरता की देवी मानते थे। इसके साथ साथ मित्रों उर्वरता की देवी को पृथ्वी देवी की संज्ञा भी दी है मार्शल ने। ये जो मातृ देवी की हमें मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती है उनसे पता लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और मातृ देवी को पृथ्वी देवी का रूप माना जाता था। मित्रों, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलने के कारण कुछ इतिहासकार हड़प्पा की जो सामाजिक जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसे मातृ सत्तात्मक मानते हैं। मतलब यहाँ जो पारिवारिक जो व्यवस्था थी वो मातृ सत्तात्मक थी। इस कारण मित्रों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं हमें यहाँ से प्राप्त होती है, जिसे उर्वरता की देवी ये लोग मानते थे। मित्रों, कालीबंगा से लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो मित्रों ये यज्ञ की वेदी थे, और ये लोग जो थे वो यज्ञ और अग्निकुंड में ध्वनि जो अग्नि होती है वो प्रज्वलित करके भी अपनी धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। मित्रों, हड़प्पा से मिले स्वास्तिक चक्र और सूर्य पूजा के जो अवशेष हैं, सूर्य पूजा के जो प्रतीक हैं, उनसे हमें पता चलता है कि ये लोग जो थे वो स्वास्तिक चिन्ह को शुभ मानते थे, और स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हमारे भारतीय समाज को हड़प्पा की देन है। स्वास्तिक का जो चिन्ह हमें मिलता है वो जो है देन है हड़प्पा सभ्यता की हमारी भारतीय संस्कृति को। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरे मित्रों जिन पर पशु बलि के अवशेष भी हमें मिलते हैं। पशु बलि के अवशेष भी हमें मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के मोहरों से मिलते हैं। लिंग पूजा का जो आरंभ है, लिंग पूजा का जो देन है वो हड़प्पा सभ्यता की है हमारी भारतीय संस्कृति को, क्योंकि लिंग पूजा का आरंभ जो है सबसे पहले हड़प्पा में ही हुआ था। मित्रों, पीपल वृक्ष की पूजा भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। पीपल के साथ साथ पीपल के जो वृक्ष को पवित्र मानने की जो विचार है वो हमारी भारतीय संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता से उसका समावेश हुआ। हड़प्पा में मित्रों बतख को सबसे पवित्र पक्षी माना जाता था। इस प्रकार मित्रों हड़प्पा का जो धार्मिक जीवन था उसके कुछ कुछ जो अंश है आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं। मित्रों, हड़प्पा की धार्मिक जीवन के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं हड़प्पा के आर्थिक जीवन के बारे में। मित्रों, हड़प्पा वासियों का जो आर्थिक जीवन था वो संपूर्ण रूप से व्यापार पर टिका हुआ था, यानी कि खेती का इन्हें ज्ञान था, लेकिन कुछ ही अंशों में ये लोग जो है वो खेती करते थे, और खेती जो की जाती थी मित्रों वो आर्थिक दृष्टि यानी जीवन यापन के लिए की जाती थी। आर्थिक दृष्टि से या
खेती में जो फसलें थी उनका व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा कोई लाभ नहीं था। तो मित्रों इनका जो ध्यान था वो ज़्यादा व्यापार पर था और व्यापार के साथ-साथ मित्रों ये विदेशी व्यापार पर ज़्यादा निर्भर थे। कृषि और पशुपालन भी इनकी व्यवस्था के दो एक अलग पहलू थे, लेकिन व्यापार जो था इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। मित्रों व्यापार में हम देखें तो जो हमें कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं, तो कालीबंगा से जो हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं उनके आधार पर हमें पता लगता है कि हड़प्पा वासियों का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया से था। मित्रों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो भी कालीबंगा के समकालीन थी और मेसोपोटामिया में ही बेलनाकार जो मोहरें हैं वो प्रचलित थी। तो कालीबंगा के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। इसके साथ साथ लोथल जैसे गोदीवाड़ा और लोथल जैसे बड़े बंदरगाह को देखकर हमें लगता है कि ये लोग देश विदेश से काफ़ी व्यापार जो थे वो करते थे। बड़ी मात्रा में इनका व्यापार जो है देश विदेशों के साथ फैला हुआ था। मित्रों हड़प्पा जो सभ्यता है वो बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध यहाँ पर सभी तरह विकसित थी, तो इनका व्यापार जो है वो विदेशों से होना स्वाभाविक था। पूर्वी एशियाई और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ इनके व्यापार के जो साक्ष्य है हमें प्राप्त होते हैं खुदाई में। मित्रों हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से जब हम बड़े बड़े अन्नागारों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनकी कृषि जो अवस्था थी वो भी बहुत विकसित थी। लेकिन मित्रों इसके साथ साथ हम ये देखें कि व्यापार के जो साक्ष्य हैं वो हमें कृषि से भी ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इनके व्यापारिक जो साक्ष्य हैं वो हमें कृषि से भी ज़्यादा प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में हड़प्पा के जो लोग थे वो 9 प्रकार की फसलें उपजाते थे। तो ये 9 प्रकार की जो फसलें थी इनमें कपास का जो आविष्कार है यानी कि कपास की जो खेती है वो सबसे पहले इन हड़प्पा वासियों द्वारा ही की गई और कपास की खेती को जो यूनानी लोग हैं वो सिंडोन कहकर पुकारते थे। सिंडोन कहकर इस कपास को मित्रों ये पुकारते थे यूनानी लोग और जिसकी उत्पत्ति मित्रों सिंध से हुई, इसलिए इसको सिंडोन कहा गया कपास को। मित्रों कपास उगाने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सबसे पहले मित्रों चावल और बाजरे की खेती के प्रमाण भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ मित्रों अन्य फसलें जैसे जिनमें उत्तम किस्म के जौ के प्रमाण भी हमें बनवाली से मिलते हैं। जौ, तिल और सरसों इन तीनों के प्रमाण हमें बनवाली के से मिलते हैं। इसके साथ साथ मित्रों हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे मित्रों वो गेहूं और जौ की जो खेती है वो भी करते थे, क्योंकि हड़प्पा से ही हमें गेहूं और जौ के दाने भी प्राप्त होते हैं। मित्रों गेहूं और जौ जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी प्रमुख फसल थी और ये अलग अलग ऋतुओं में इनकी खेती करते थे। जैसे नवंबर के महीने में बाढ़ का पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी में ये गेहूं और जौ बोते थे तथा अप्रैल में ये जो फसल है गेहूं और जौ की काट लेते थे। मित्रों सिंधु सभ्यता के जो लोग थे मित्रों उनके बारे में ये विशेष फैक्ट है कि ये रागी से अपरिचित थे, यानी कि रागी के बारे में इनको पता नहीं है। इस तरह मित्रों सिंधु सभ्यता के जो लोग थे व्यापार और कृषि दोनों में ही बहुत ज़्यादा विकसित थे और व्यापारिक दृष्टि से इनका जो विस्तार था, इनके जो क्षेत्र का विस्तार था वो बहुत बड़ा था। धन्यवाद मित्रों। हड़प्पा के धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे